तो आज का लर्निंग का टॉपिक है वो है प्लेन वेव इन लोसी मीडिया। हम देखेंगे कि प्लेन वेव जो है अगर लोसी मीडिया में ट्रेवल करेगी तो कैसे बिहेव करेगी। प्लेन वेव इन लॉसलेस मीडिया हम डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी हैं वो प्लीज़ देख लें। तो हमारे पास स्टार्टिंग वहीं से रहेगी, जो हमारे पास सोर्स फ्री इक्वेशंस थी वो लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो सोर्स फ्री इक्वेशंस थी डेल स्क्वायर ई प्लस, अब जो के नोट था अगर हमने प्लेन वेव लॉसलेस मीडियम के लिए किया था तो के नोट था यहाँ पे, तो यहाँ पे अब के सी है। के सी जो है वो वेव नंबर है लॉसी मीडिया के लिए। तो ये जो इक्वेशंस थी, ये इक्वेशन हमने कहा था ये इक्वेशन होमोजीनियस मीडियम के लिए दी थी हमने, और ये थी होमोजीनियस वेक्टर, क्योंकि इसमें वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वेक्टर हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस हैं इनको बोला है वेक्टर होमोजीनियस वेक्टर हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशंस। ये एच के लिए भी लिखी जाएगी इसलिए मैंने इक्वेशंस बोला। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इसमें जो के सी है, के सी की वैल्यू यहाँ पे है, वेव नंबर है ये ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन सी। ये हम देख चुके हैं। एप्सिलॉन सी जो है इमेजिनरी परमिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे अप्लाई होगा, इमेजिनरी परमेबिलिटी का और इमेजिनरी परमिटिविटी का। तो म्यू तो हमने इमेजिनरी नहीं लिखा था, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो इमेजिनरी पार्ट था उसकी वैल्यू निग्लिजिबल थी, तो उसको हमने निगलेक्ट कर दिया था, तो म्यू लिखा था इसमें। और जो एप्सिलॉन सी थी उसमें हमने क्या किया था, अगर उसको एक बार रिवाइज करें हम, ये देख लेना वीडियो, इसकी वैल्यू हमने ऐसे लिखी थी एप्सिलॉन डैश माइनस जे एप्सिलॉन डबल डैश। ठीक है, तो इसकी वैल्यू थी एप्सिलॉन माइनस जे सिग्मा बाय ओमेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास थी, तो इसको ही हम यूज़ करेंगे अब। ठीक है, तो एप्सिलॉन सी की वैल्यू ये है यहाँ पे, ये हम ड्राइव कर चुके हैं पहले ही। हमने जो मैक्सवेल इक्वेशंस थी उसको मॉडिफाई किया था लॉसी मीडियम के लिए कि वो इक्विवेलेंट हो जाए लॉसलेस मीडियम के लिए। वेव नंबर है के सी, वेव नंबर है हमारे पास, उसको रिलेट कर रहे हैं हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट से। तो यहाँ पे हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट डिफाइन करते हैं फर्स्ट टाइम। प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट को हम लिखते हैं गामा, और ये किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस जे बीटा। ठीक है, और इसका रिलेशन निकलेगा हमारे पास जो वेव नंबर है उससे, इसको लिखेंगे जे के सी। तो ये हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ये बताएगा कि कैसे आपकी वेव जो है वो प्रोपेगेट करेगी। इसमें जो अल्फा रहेगा, अल्फा है आपके पास अटेनुएशन कांस्टेंट, अल्फा है अटेनुएशन कांस्टेंट, और जो बीटा है वो है फेज कांस्टेंट, और जो दोनों का कॉम्बिनेशन बना उसको कह दिया हमने प्रोपेगेशन कांस्टेंट गामा। और ये आया है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वेव नंबर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई है, जे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन सी। और एप्सिलॉन सी क्या है, इसकी वैल्यू पुट कर दो अब यहाँ पे। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं जे ओमेगा अंडर रूट म्यू। इसमें से अगर मैं ये एप्सिलॉन कॉमन ले लें तो जो फैक्टर बचा है, क्या बचा है यहाँ पे, 1 बच गया, माइनस ओके, तो यहाँ पे 1 रह गया, 1 माइनस जे सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन, और ये 1/2, इसका भी अंडर रूट है ना, तो 1/2 आ गया ऊपर। तो ऐसे लिख दिया इसको हमने। तो इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो आपके पास यहाँ लिख रहे हैं इसको, गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस जे बीटा। अब हमें देखो, जो लॉसलेस मीडियम था उसमें हमें ये गामा को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड था वो सेम ही रह रहा था वेव का। पर यहाँ पे अगर मीडियम लॉसी है, अगर आपके पास कोई वेव ट्रेवल कर रही है, हमने कोई भी वेव सेंड की है, तो उसका एम्पलीट्यूड जैसे जैसे वो प्रोपेगेट करेगी
उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा जैसे जेड की वैल्यू अगर जेड डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट कर रही है तो ये रहेगा। अगर ये जेड डायरेक्शन है तो जैसे जैसे वो जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी उसका फेज भी चेंज होगा, तो फेज कांस्टेंट बताएगा कि कितना फेज उसका चेंज हुआ है और कितना उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ है वो क्या बताएगा, अटेन्युएशन कांस्टेंट बताएगा। ठीक है, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, जिसमें एम्पलीट्यूड का वेरिएशन भी आ गया और अटेन्युएशन भी आ गया कि कितनी वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ है, कितना फेज का वेरिएशन आया है वो फेज कांस्टेंट बताएगा। ठीक है, तो गामा को हमने लिखा है अल्फा प्लस जे बीटा और ये इक्वल टू आ गया हमारे पास, यही क्वांटिटी हम बार बार यूज करेंगे। तो इसमें से अल्फा और बीटा की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन में दे। अब ये जो इक्वेशंस हैं इसको लिख लो, तो इसको एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। चलो ऐसे ही लिखो इसको, जे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, ये आ गया 1 माइनस जे सिग्मा आई ओमेगा एप्सिलॉन 1/2। तो ये जो मेन इक्वेशन बनी है इसको ही हम सोल्व करेंगे इसके लिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, और जो लॉसी मटेरियल है वो क्या है, लो लॉस डाइलेक्ट्रिक आएगा हमारे पास और आएगा हमारे पास गुड कंडक्टर। ये दोनों ही क्या हैं, लॉसी मटेरियल्स हैं। तो जो ये फैक्टर है अब कि हमारे पास जो मेन इक्वेशन बनी थी, ठीक है, ये तो आ गया, हमने प्रोपेगेशन कांस्टेंट को रख दिया। तो ये जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, इसका सोल्यूशन जो इक्वेशन हमने ये होमोजीनियस वेक्टर हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लिखी है, तो इसको अगर वैल्यू पुट करो यहाँ पे इसमें, तो गामा के केस में क्या आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर ई, तो के सी स्क्वायर है, तो के सी इन टर्म्स ऑफ गामा क्या है, जे के सी। ठीक है, तो उसको लिखोगे तो ये जे यहाँ आ जाएगा, तो इसको लिखोगे यहाँ पे पुट करोगे गामा की टर्म्स में, तो ये आ जाएगा माइनस गामा स्क्वायर ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आ गई ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, ये भी ये इन टर्म्स ऑफ क्या आ गई, पहली जो टर्म इक्वेशंस थी अगर इसको आप 1 इक्वेशन दे दो, इसको दे दो 2, तो ये जो इक्वेशन आ गई 2, इसमें ये गामा की टर्म में है, ये किसकी टर्म में है, वेव नंबर की टर्म में, डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। तो जो सोल्यूशन बनेगा हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन बनेगा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ये डेल स्क्वायर की वजह से। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, ये बनेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू है, प्लेन वेव है, प्लेन यूनिफॉर्म प्लेन वेव प्रोपेगेटिंग कितने कौन सा डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, हम ये मान रहे हैं ना, ये देखो ये ड्रॉ किया हमने, और इसका कंपोनेंट कौन सा है, कंपोनेंट हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है। तो इसको लिखोगे आप, इसका सोल्यूशन जो आएगा वो इस तरह से आएगा ए एक्स ई एक्स, और जो सोल्यूशन है उसको हम ऐसे लिख रहे हैं ए एक्स एम्पलीट्यूड, किसी टाइम पे एम्पलीट्यूड कितना है मैक्सिमम, और प्रोपेगेशन किस में है, प्रोपेगेशन जेड डायरेक्शन में हो रहा है तो लॉस आएगा, और वो लॉस किसे दे रहे हैं, ई रेज़ पावर गामा जेड, ये लॉस दे दिया ऐसे। तो ये सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, अगर इसको आप अल्फा और बीटा की टर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ई नॉट ई रेज़ पावर माइनस अल्फा जेड। ठीक है, और साथ में अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे जे वाली भी, तो माइनस जे बीटा जेड। तो ये सोल्यूशन आ गया। ये तो सिंपली अटेन्युएशन कांस्टेंट आ गया, अल्फा कांस्टेंट रहेगा कोई वैल्यू के लिए, तो कितना जो वेव है आपके पास कितना उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो ये आ गया आपके पास अटेन्युएशन कांस्टेंट। इससे ये अटेन्युएशन मिलेगा, कितना अटेन्युएशन हो रहा है, इससे मिलेगा कि कितना फेज डिक्रीज हो रहा है आपके पास। ठीक है, अटेन्युएशन कांस्टेंट जो है उसका जो एसआई यूनिट है हमारे पास वो है नेपर पर मीटर। ठीक है, अटेन्युएशन कांस्टेंट जो अल्फा है उसका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा नेपर पर मीटर। ठीक है, उसको ऐसे लिखेंगे नेपर पर मीटर। और जो बीटा है ये फेज कांस्टेंट आ गया है ना, फेज कांस्टेंट का यूनिट रहेगा रेडियन पर मीटर, ये रहेगा रेडियन पर मीटर, कितना फेज हमारे पास चेंज हो रहा है। तो ये दो फैक्टर मेन फैक्टर हैं, हर एक जो केस है उसके लिए हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो इन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। आइए अब डिस्कस करते हैं कि अगर प्लेन वेव का प्रोपेगेशन है लो लॉस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो कैसे बिहेव करेंगी वो, उनका बिहेवियर कैसा हो जाएगा। तो पहले हमें जो लो लॉस डाइलेक्ट्रिक है उसको डिफाइन करना पड़ेगा।
जो लो लॉस डाइलेक्ट्रिक है उसके लिए हमने लॉस टेंजेंट को स्टडी किया हुआ है, तो ये लॉस टेंजेंट था सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन, और सिग्मा हमारे पास अगर हम रिवाइज करें तो ये था कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी अब डाइलेक्ट्रिक है, कंडक्टिविटी तो कम होगी, तो ये जो फैक्टर है ये वेरी वेरी लेस देन 1 होगा, और इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि सिग्मा जो है वेरी वेरी लेस देन ओमेगा एप्सिलॉन होगा लो लॉस डाइलेक्ट्रिक के केस में। सिग्मा की कुछ वैल्यू होगी, लो लॉस है ना, लॉस तो सिग्मा ही देगा, बट वो वैल्यू जो होगी बिकॉज ऑफ दिस लो लॉस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो वो कम होगी वैल्यू। तो अभी हमने जो यहाँ पे लिखा है एटेनुएशन कांस्टेंट, अटेनुएशन कांस्टेंट गामा की जो वैल्यू दी है हमने अल्फा प्लस जे बीटा, ठीक है। तो अभी जो हमने लिखा है यहाँ पे प्रोपेगेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू दी है अल्फा प्लस जे बीटा, अटेनुएशन कांस्टेंट प्लस फेज कांस्टेंट, वो वैल्यू हमने अभी लिखी है वो जे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन 1 माइनस जे सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन 1/2। तो सिंपलिसिटी के लिए हम पहले भी एज्यूम कर चुके हैं ये कि जो एप्सिलॉन है उसको हम एप्सिलॉन डैश लिख रहे हैं, और जो ये फैक्टर है सिग्मा बाय ओमेगा इसको लिख रहे हैं एप्सिलॉन डबल डैश, ठीक है। तो ये जो फैक्टर बनेगा सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन, ये आ गया एप्सिलॉन डबल डैश डिवाइड बाय एप्सिलॉन डैश। तो इसको अगर हम रीराइट करें प्रोपेगेशन कांस्टेंट को, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू, तो ये आ गया आपके पास जे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन डैश 1 माइनस सिग्मा बाय ओमेगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस जे एप्सिलॉन डबल डैश डिवाइड बाय एप्सिलॉन डैश 1/2। तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आप कर सकते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी जे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन डैश। तो बाइनोमियल ओपन करोगे फर्स्ट वैल्यू तो +1 ही आएगी, और जो जे सेकेंड वैल्यू आएगी वो आएगी ये, और जो थर्ड वैल्यू आएगी वो आएगी ये एप्सिलॉन डैश अपॉन एप्सिलॉन का स्क्वायर। हायर वैल्यूज़ भी आएंगी प्लस क्यूब 4 पावर 4 5 6 7 आती रहेंगी। जो हायर वैल्यूज़ हैं वो हमने निगलेक्ट कर दी, क्योंकि ये जो फैक्टर है वो वेरी वेरी लेस देन 1 है। तो अगर उसका स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर तक तो हमने ले ली है, क्यूब करोगे, फोर्थ पावर करोगे, फिफ्थ पावर करोगे तो और लेस आएंगी। तो जो हायर पावर है हम निगलेक्ट कर चुके हैं। तो ये आ गया अप्रोक्सीमेटली इक्वल, डाल दो उसको। क्यों डाला अप्रोक्सीमेटली इक्वल? क्योंकि जो हमने हायर पावर्स हैं वो निगलेक्ट कर दी है, तो ये इक्वल टू को अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख दिया। अब क्या करो, अब कंपेयर करो। देखो इसमें रियल पार्ट भी है, इसमें रियल टर्म भी है और इमेजिनरी टर्म भी है। तो अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, जो इसमें रियल है। अब ये इमेजिनरी टर्म है फर्स्ट वाली, तो इसका मल्टीप्लाई अगर ये वाले टर्म और ये वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, रियल टर्म देगा आपको। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो वो है ओमेगा एप्सिलॉन डबल डैश डिवाइड बाय 2 अंडर रूट, ये वाली लिख लो ना वैल्यू, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगे आपके पास, म्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन डैश। तो ये जो वैल्यू आ गई है आपके पास, ये वैल्यू है अल्फ़ा की, और इसका यूनिट है नैपो पर मीटर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। ऐसे ही अगर आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसका किसके साथ, इसके 1 के साथ और इसके साथ, वो देगा आपके पास बीटा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन डैश 1 + 1/8 एप्सिलॉन डबल डैश डिवाइड बाय एप्सिलॉन डैश स्क्वायर। ये जो टर्म आई ये आ गई आपके पास बीटा की वैल्यू।
जो यूनिट हैं वो है रेडियन पर मीटर, वो डिस्कस कर चुके हैं हम। तो अब देखो, अगर आप कंपेयर करते हो इसको, जो अटेन्युएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये कह सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, नेगेटिव तो नहीं है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी है। और अगर आप फेज कांस्टेंट की बात करो, फेज कांस्टेंट इससे ज़्यादा आएगा, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन डैश से ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें 1+ वाला फैक्टर, ये फैक्टर एक्स्ट्रा है और इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू रहेगी। तो चाहे पॉइंट्स में भी हो तो ये 1 से ज़्यादा आएगा। तो फेज कांस्टेंट भी है हमारे पास। तो एक और टर्म है हमारे पास, अल्फा बीटा तो आपने फाइंड आउट कर लिया। जो दूसरी टर्म है वो है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ये भी फाइंड आउट करना है हमने। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस हमने देखा था जब लास्ट टाइम में हमने प्लेन वेव प्रोपेगेशन इन फ्री स्पेस किया था, तो उसमें जो वैल्यू थी हमारे पास फ्री स्पेस के लिए हमने लिखा था म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे नोट नहीं है, यहाँ पे सी है, तो ये सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये तो म्यू रखो, इसको इस पर नोट नहीं करना, इसको म्यू लिखो। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, अलग से लिख देते हैं इसको। तो ये आ गया इस केस के लिए, ये आ गया आपके पास अंडर रूट म्यू बाय एप्सिलॉन सी। एप्सिलॉन सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है, एप्सिलॉन सी की क्या वैल्यू है? एप्सिलॉन सी की वैल्यू है आपके पास म्यू। तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो एप्सिलॉन डैश 1 माइनस एप्सिलॉन डबल डैश, साथ में जे भी 1/2, यही थी ना एप्सिलॉन सी की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू पुट की है, इसको सोल्व कर लो। तो इसको लिख लोगे आप म्यू बाय एप्सिलॉन डैश, तो इसको ऊपर ले जाओ। सो यू कैन राइट हेयर 1 माइनस जे एप्सिलॉन डबल डैश डिवाइड बाय -1/2। यहाँ जो 1/2 था तो जाके क्या हो गया, वो -1/2। इसका बाइनोमियल एक्सपेंड कर दो और हायर पावर जो है उसको निगलेक्ट कर दो। तो ये दो ही टर्म रखो बस। तो दो ही टर्म रखोगे तो आपके पास आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन डैश। ठीक है, 1 प्लस, ये प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस जो पावर है वो माइनस की है, प्लस जे एप्सिलॉन डबल डैश डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन डैश। तो ये आ गई आपके पास इंट्रिंसिक इम्पीडेंस की वैल्यू। अगर इसकी बात करते हो तो जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है हमें पता है किसका रेशो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में लिया है हमें, और जो मैग्नेटिक फील्ड का है, इन दोनों की ये रेशो होता है। तो यहाँ पे लॉस आया है हमारे पास, यहाँ पे लॉस आएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो टाइम फेज में नहीं आते। ठीक है, टाइम फेज में नहीं है, यहाँ पे आउट ऑफ फेज भी आ रहा है। जो ये टर्म है ये आउट ऑफ फेज दे रही है। ठीक है, जो प्लस जे आ गया वो ये बता रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, आउट ऑफ फेज है। तो एक टर्म और है हमारे पास, वो भी लिख लो। वो है हमारे पास फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी हमने डिस्कस किया था, उसको यूपी से डिनोट किया था। उसकी जो वैल्यू हमने की थी ओमेगा बाय के की थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ओमेगा के इक्विवेलेंट बीटा आ गया आपके पास, ओमेगा बाय बीटा। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। बीटा की वैल्यू फाइंड आउट ही कर रखी है आपने, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा, चलो इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख रहे हैं हम, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन डैश 1 + 1/8 एप्सिलॉन डबल डैश डिवाइड बाय एप्सिलॉन डैश स्क्वायर। ये आ गया। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, इसको ऊपर लेके जाओगे तो इन्वर्स हो जाएगा। उसको बाइनोमियल एक्सपेंड कर दो तो आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू। इसको ऊपर लेके जाओगे तो -1 हो जाएगा ना ये। सो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/√μ एप्सिलॉन डैश। तो बाइनोमियल एक्सपेंड करने के बाद, हायर पावर निगलेक्ट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा 1/8 एप्सिलॉन डबल डैश डिवाइड बाय एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है मीटर पर सेकेंड, ये जो है ये क्या किसकी वैल्यू आई है, ये आपके पास आया है फेज वेलोसिटी की वैल्यू। तो ये पैरामीटर्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं।
ठीक है, किसके लिए, लो लॉस डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो हम जो देख रहे हैं हमारे पास अटेन्युएशन भी पॉजिटिव रहेगा लो लॉस डाइलेक्ट्रिक में, और फेज चेंज है वो स्लाइटली क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इस फैक्टर को देखें अगर, तो ये पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो मीडियम है हमारे पास वो है गुड कंडक्टर। तो हम देखेंगे कि प्लेन वेव जो प्रोपेगेशन रहेगा गुड कंडक्टर में कैसा रहेगा। तो गुड कंडक्टर को डिफाइन करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं लोएस्ट टेंजेंट में जो स्टडी किया था हमने। तो ये जो फैक्टर होगा सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि जो गुड कंडक्टर होता है उसके लिए कंडक्टिविटी क्या है, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होती है। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो और कि सिग्मा जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन होगा, ये फैक्टर भी है। अब हम देखते हैं कि जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट हमने लिखा था, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, एटेन्युएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट से मिलके बना है। इसकी जो वैल्यू लिखी थी वो थी म्यू एप्सिलॉन और वो थी 1 माइनस जे सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन 1/2। ठीक है, ये थी। तो इसको आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो कि ये आ गया आपके पास अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। तो 1 जो है, चलो इसको प्लस की फॉर्म में लिखो, यहाँ पे माइनस ना लिखो। तो इसको प्लस की फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं, 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जे से ऊपर नीचे, तो ये आ गया आपके पास जे से मल्टीप्लाई करने के बाद कि अब यहाँ डिवाइड भी जे से और मल्टीप्लाई भी, तो इसको प्लस में लिख सकता हूँ। तो ये आ गया सिग्मा बाय जे ओमेगा एप्सिलॉन और किसका साथ में 1/2। अब 1 को है निगलेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि जो ये फैक्टर है सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन ये वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है। तो ये अगर वेरी ग्रेटर देन 1 है तो 1 को निगलेक्ट कर दो। सो निगलेक्टिंग 1, तो ये लिख सकते हो आप जे बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। तो 1 को अगर निगलेक्ट करोगे तो इसको लिख सकते हो अंडर रूट सिग्मा बाय जे ओमेगा एप्सिलॉन। तो इसमें से जो कट हो रहा है कट कर दो, तो जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आप लिख सकते हो अंडर रूट जे। ठीक है, तो जे भी इससे हाफ तो कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा, जो एप्सिलॉन है वो टोटली कट हो गया। ठीक है, तो ये फैक्टर आया है। अब जो आपके पास अंडर रूट जे है उसको हमें चेंज करना है। उसको हम लिख सकते हैं ई रेस पावर जे π/2 1/2, क्योंकि जो ई रेस पावर जे π/2 है वो किसके इक्वल है, जे के। कैसे, इसको आप एक्सपेंड करो यूलर फार्मूला से, कोस π/2 प्लस जे साइन π/2। ठीक है, कोस 90 कितना 0 प्लस जे 90 साइन 90 कितना 1, तो ये जे के इक्वल आ गया। तो ये अंडर रूट जे तो है 1/2, तो इसको आप लिख लो ई रेस पावर जे π/4। इसको दोबारा एक्सपेंड करो यूलर फार्मूला से, तो ये जे π/4 क्या हो गया, कोस π/4 प्लस जे साइन π/4 कितना होता है 1/√2 प्लस जे 1/√2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट जे को 1 प्लस जे डिवाइड बाय √2। तो लिखो इसको, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अल्फ़ा प्लस जे बेटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट जे की जगह लिख दो 1 प्लस जे डिवाइड बाय अंडर रूट 2 अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा। तो जो अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा है, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2πf, तो इसको लिखो 1 प्लस जे अंडर रूट 2πf म्यू सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या रह गया, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इक्वल आ गई है। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट πf म्यू सिग्मा। तो अगेन जो अटेन्युएशन कांस्टेंट है और जो फेज कांस्टेंट है दोनों की वैल्यू सेम आई है गुड कंडक्टर में, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंडक्टिविटी के।
तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे अटेन्यूएशन इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे आप कंडक्टिविटी बढ़ाओगे उसमें भी आपके पास अटेन्यूएशन इंक्रीज़ होगा। तो अब इंट्रिंसिक इम्पीडेंस की बात कर लेते हैं। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस हमने देखा है ये फैक्टर था, तो इसमें क्या वैल्यू लिखी थी हमने, म्यू बाय एप्सिलॉन सी। ठीक है, एप्सिलॉन सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आई है वैल्यू सेम वही रहेगा हमारे पास। तो जो ये वैल्यू है वो आएगी म्यू, एप्सिलॉन सी की क्या वैल्यू है, एप्सिलॉन सी आपके पास है एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाय जे ओमेगा, ये आ गई एप्सिलॉन सी की वैल्यू। तो ये अगर पुट करते हो आप यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन को कॉमन ले लो, एप्सिलॉन को इसमें से कॉमन भी ले सकते हो ना, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस सिग्मा बाय जे ओमेगा एप्सिलॉन, और ये जे ओमेगा 1 को क्या कर दो, निगलेक्ट कर दो। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई इसकी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये आ गया सिग्मा बाय जे ओमेगा, इसको ऐसे ले सकते हो आप, ठीक है। सिग्मा बाय जे ओमेगा आ गया एप्सिलॉन सी। तो एप्सिलॉन सी की जगह आप डायरेक्टली पुट कर दो सिग्मा बाय जे ओमेगा, ठीक है। सिग्मा बाय जे ओमेगा पुट किया, इसको सोल्व किया, जे ओमेगा ऊपर जाएगा, तो ये आ गया आपके पास जे ओमेगा म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। तो अंडर रूट जे क्या है, अभी लिखा है हमने, अंडर रूट जे की वैल्यू है, तो इसको लिख लो, इट्स इम्प्लाइज दैट जो ये वैल्यू आ गई है अंडर रूट जे की वैल्यू क्या है, 1 प्लस जे डिवाइड बाय √2। ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई एफ म्यू डिवाइड बाय अंडर रूट सिग्मा। तो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बाकी तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा ना। तो इसको आप लिख सकते हो अल्फ़ा की टर्म में भी लिख सकते हो। तो वैल्यू तो ये आ गई इसकी एग्जैक्टली 1 प्लस जे अंडर रूट पाई एफ म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। अगर इसको अल्फ़ा की फॉर्म में लिखना है तो अल्फ़ा की फॉर्म में भी लिख सकते हो 1 प्लस जे, क्योंकि पाई एफ म्यू सिग्मा क्या है आपके पास, अटेन्यूएशन भी है, तो अल्फ़ा बाय सिग्मा ये भी लिख सकते हो। तो ये सारे हैं पैरामीटर्स में लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो, पहले भी बात कर चुके हैं, जो ये इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है वो किसकी रेशो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 1 प्लस जे डायरेक्टली आ गया, तो ये कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, HX, जो एम फील्ड है वो क्या हो गई है, लैग्स बिहाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एम फील्ड लैग्स बिहाइंड द ई फील्ड बाय, जो ये एंगल है कितना एंगल देगा ये 45 डिग्री, ठीक है। इसको आप टेंजेंट इनवर्स 1/1 आ गया, तो कितना आ गया, थीटा कितना आया 45 डिग्री। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो लैग्स बिहाइंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड को, किससे, 45 डिग्री से। तो ये फेज शिफ्ट आया आपके पास। और एक पैरामीटर हमारे पास फेज वेलोसिटी भी था। अगर फेज वेलोसिटी को हमने यूपी से लिखा था तो ये थी ओमेगा बाय बीटा वैल्यू। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है ही है, तो बीटा की वैल्यू अगर आप पुट करो यहाँ पे, बीटा क्या है, अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा, ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये अगर आप इसमें पुट कर दी है तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, तो इसको भी अगर आप, ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो इसको अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख लो, 2 पाई एफ ही लिख लो ओमेगा को, इसको सोल्व कर लो, ठीक है। या जो बीटा है, बीटा को ही फॉर्म चेंज कर लो आप। तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 ओमेगा डिवाइड बाय
म्यू सिग्मा, इतना आ जाएगा। एक फॉर्म तो ये आ गई इसकी। अगर इसको आप सोल्व करो दूसरी फॉर्म में तो आप इसको लिख सकते हो 2πf अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा। तो इसको कैंसिल आउट करो, जो कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऊपर आ गया आपके पास 2 तो पूरा ही आया ना, तो इन्होंने 2 को कैसे लिख दिया है, ठीक है। तो 2 तो आपके पास पूरा ही है, अंडर रूट पाई एफ आ गया ऊपर, नीचे आ गया म्यू सिग्मा। एक फॉर्म ये भी है, इसको ऐसे भी लिख सकते